नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यस बैंक और वोडाफोन आइडिया में से कौन सा वह स्टॉक है जो कि आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने का पूरा दमखम रखता है। देखिए सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी की एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल की एनालिसिस करेंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है आने वाले समय में, यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इन कंपनियों की, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है ताकि अच्छे से अच्छे रिटर्न आपको मिल सके। उसके साथ में देखिए आज वोडाफोन आइडिया का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, उसका भी कुछ बड़ा अपडेट आया, कुछ बड़ी खबर निकल कर आई है जिसका कि रिजल्ट आपको कल इसके स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में देखिए मैंने जो यहाँ पर कल वीडियो बनाई थी, देखिए कल जो वीडियो मैंने बनाई थी आपको कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन स्टॉक्स में होगा बड़ा फ़ायदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप ये वीडियो नहीं देखा तो आपने आज बहुत बड़ी खबर को आज मिस कर दिया, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ऐसा क्यों, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने अभी अभी जो थंबनेल दिखाया, उसके बाद जो मैंने बताया था कि इन स्टॉक्स में कल आग लगने वाली है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये 7-8 जो स्टॉक्स हैं, इसमें मैंने आपको ये सारे स्टॉक्स के बारे में कल बताया था। और आज आप देख सकते हैं इसके रिटर्न, देख सकते हैं आप क्लियरली कितने शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। देखिए बेल में देखिए 9.5% का रिटर्न है। एस्ट्रा माइक्रोवेव जो है उसमें देखिए 5.5% का रिटर्न है। लार्सन एंड ट्यूब्रो के बारे में मैंने स्पेशली बताया था, इसमें आप देखिए शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और बाकी जितनी है ये स्टॉक आप देख रहे हैं, सारा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। और मैंने कल आपको बताया था कि इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कल के डेट में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और वैसा ही हुआ। अगर आप इस वीडियो को मिस कर गए तो एक अपॉर्चुनिटी आप मिस कर गए, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में और भी मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। उसके साथ में मैंने यह भी एक वीडियो डाली थी, मैंने यह शुक्रवार को ही वीडियो डाल दी थी कि जो सोमवार को मार्केट रहेगी उसमें तेज़ी रहेगी, आने वाले समय में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप भूल कर भी शॉर्ट ना करें। और आज आपने देखा होगा कि 1% तक की तेज़ी जरूर रही, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट होगी, लेकिन आने वाले दिनों में भी यह तेज़ी बरकरार रहने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले यदि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो सिरदर्द, सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वोडाफोन आइडिया के लिए वह है एजीआर। एजीआर जी आप लोग सब जानते होंगे कि लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक का एजीआर ड्यू है जो कि देना है, जो जिसका कि आज हियरिंग भी थी, जिसका कि फैसला आप कह सकते हैं कि टाल दिया गया है 14 अगस्त के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र सरकार है उसे ऐसा डिसीजन लेना होगा इस तरह का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि ऑब्जर्व द गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ प्लान बनाना होगा, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उससे वसूलने का प्लान बनाना होगा, क्योंकि इस तरह से जो बैंकरप्टेड टेलीकॉम कंपनियां हैं उससे वसूली नहीं किया जा सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या जो उनके पास स्पेक्ट्रम है उसकी बिक्री की जा सकती है। गवर्नमेंट वाइल आस्किंग, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, वाइल आस्किंग द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन वेदर द स्पेक्ट्रम कैन बी सोल्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखिए बैंक जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन है, इनसे भी वसूली करनी है, तो इनके पास जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि इनके पास जो खजाना है वह स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम की बिक्री की जा सकती है कि नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है। यहाँ पर बात घूम फिर कर यही निकल कर आ रही है कि जो स्पेक्ट्रम जो एजीआर ड्यूज़ हैं उसका पेमेंट कब तक किया जा सकता है और कितना समय लेगी टेलीकॉम कंपनियाँ। देखिए टेलीकॉम कंपनियों ने 15 साल का समय मांगा है, जबकि सरकार जो है वह 20 साल तक का समय देने के लिए तैयार है। ऐसा रिक्वेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि इन्हें 20 साल का समय दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि 15 या फिर 20 साल का समय दे भी दिया जाता है वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को, तो उसके बावजूद भी बहुत आसान नहीं है इनका पेमेंट कर पाना, क्योंकि जो 30% इनका इबिटिडा है, जो ईएमआई का पेमेंट करना पड़ेगा, 50,000 करोड़ रुपया जो है यही नहीं होता। 50,000 करोड़ रुपये का जो पेमेंट करने के लिए इनका 30% ऑफ जो इबिटिडा है उसका 30% ईएमआई देना पड़ जाएगा। तो बहुत बड़ी रकम है, इतना आसान भी नहीं है।
उधर गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जा सकती है क्योंकि वह एक नेशनल प्रॉपर्टी है। तो नेशनल प्रॉपर्टी की नीलामी आप नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में जो रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरटेल है उसने उसमें आर्ग्यू करते हुए कहा कि जो स्पेक्ट्रम है एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है जिसे कि सोल्ड और बिक्री और खरीदारी की जा सकती है। तो देखिए बात यदि वोडाफोन आइडिया की का यदि कंपैरिजन इसके पीयर्स से किया जाए जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक बैलेंस शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी वीक बैलेंस शीट बनी हुई है अमॉन्ग द टेलीकॉम प्लेयर्स। उसके साथ में देखिए जो इसने Q1 के रिजल्ट्स दिए उसमें 25,460 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी का लॉस हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर और भी एक जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं कि जो AGR है, AGR का तो इशू जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि AGR का 14 अगस्त को डिसीजन होने वाला है और काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या करता है उसकी तो बाद की बात है। यदि 14 अगस्त को ही इससे समय नहीं दिया जाता है, अगर इसके जो 15-20 साल का समय मांगा जा रहा है उसे भी यदि नहीं दिया जाता है तो फिर तो ये स्टॉक बहुत पहले ही कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन यदि समय दे दिया जाता है तो उसके बाद भी इसकी चुनौतियाँ कम नहीं होंगी। देखिए एक और जो समस्या निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए वह है इसका ARPU एवरेज रेट पर यूनिट, जो कि 150 से 175 होना चाहिए था। देखिए अभी लॉकडाउन के बीच में सारा कुछ लॉकडाउन था, ठप पड़ा हुआ था, लेकिन जो ट्रैफिक्स का यूज़ था, जो हर कोई घर में बैठा हुआ था तो मोबाइल वगैरह का काफ़ी यूज़ कर रहा था, उसके बावजूद भी जो इसका APRU है ऑल अदर के कंपेरिजन में, जैसे कि एयरटेल की बात कर ले या फिर जियो की बात कर ले, तो उनका जो APRU है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन इसके APRU में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि अगेन एक चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए यदि जून क्वार्टर की बात कर ले तो जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वह 2.2 करोड़ से कम हो गया। मतलब कि 2.2 करोड़ जो इसके पहले सब्सक्राइबर थे वोडाफोन आइडिया जो यूज़ करने वाले इसके ग्राहक थे वो 2.2 करोड़ से कम हो गए Q1 में, जून क्वार्टर में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका APRU है वह 114 रह गया, मात्र 114 रह गया, जहाँ पर कि रिलायंस जियो का 130 था और भारती एयरटेल का 157 था। तो ये देखिए ये फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। एट परसेंट भी आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए पेनी स्टॉक्स की यदि बात करें तो यह भी पेनी स्टॉक्स में आता है और यस बैंक भी पेनी स्टॉक्स में आता है। तो आपने जैसा कि मैंने आपको कुछ डाटाज बताएं तो उसके बेसिस पे आप यह तो अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया फिलहाल सेफ नहीं बना हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यस बैंक की और उसके बाद दोनों को कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। देखिए यदि यस बैंक की बात कर ले तो आप सभी जानते हैं कि यस बैंक जो था मार्च में लगभग डूबने वाला था। उसके बाद इसका बेल आउट प्लान बना के इसको बचाने की कोशिश की गई। देखिए वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में एक बहुत बड़ा अंतर मैं अभी आपको यह बता देता हूं, जो कि फंडामेंटल अंतर है, जो कि काफ़ी आपको मदद करेगा समझने में कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। देखिए यस बैंक एक आप सभी जानते हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है। देखिए यस बैंक मतलब कि बैंकिंग सेक्टर को स्टॉक को मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता देता हूं कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को भारत सरकार डूबने नहीं देगी। हर संभव कोशिश करेगी कि इसको किसी तरह बचा लिया जाए। और यदि वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं तो चलिए यह भी ठीक है, भारत में एक बिजनेस कर रही है, बाहर की कंपनी है और बहुत सारे यहाँ पर भारत के लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इसे भी डूबने नहीं देना चाहेगी। लेकिन यदि बात करें यस बैंक से कंपैरिजन करने की तो यस बैंक काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यदि एक बैंक डूबती है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा सारे बैंकों पर पड़ेगा। यस SBI पर भी पड़ेगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उस पर भी लोग जो है एक संदेह भरी नज़रों से देखने लगेंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वह है कि आपको भारत सरकार यस बैंक को डूबने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और आपने देखा भी था कि जो बेल आउट प्लान बनाया गया मार्च में, उसके बाद से इसमें अच्छी आप कह सकते हैं कि एक रिटर्न रिफॉर्म एक अच्छी इसमें देखने को मिल रही है। देखिए 11 रुपये 12 रुपये जो प्राइस इसका आ गया था वह आया था इसका जो क्या एक मिनट
इसका जो एफपीओ इशू हुई थी उसके कारण ये 11-12 रुपये पर आ गई थी, क्योंकि यस बैंक को फंड की ज़रूरत थी। 15,000 करोड़ का फंड इसने जुटाया भी। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी लगातार तीसरा दिन है जिसमें अपर सर्किट आपको देखने को मिला, तीसरा फिर चौथा दिन है अपर सर्किट देखने को मिला। जिन्होंने भी एफपीओ में अप्लाई किया हुआ था उन्हें मोटा मुनाफा 8% हो रहा है। तो देखिए, नो डाउट यदि हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे यस बैंक और वोडाफोन आइडिया में, तो वोडाफोन आइडिया जो है अभी काफ़ी रिस्की बना हुआ है। रिस्क तो दोनों में है, लेकिन यस बैंक जो है यह सरकार का इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है और सरकार इसे डूबने नहीं देगी। और जहाँ तक बात है वोडाफोन आइडिया का, तो वोडाफोन आइडिया को भी बचाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन इसके अंदर क्योंकि देखिए इसका जो कॉम्पिटिटर है, काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर निकल कर आया है, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इसके बिजनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, जिसका कि आपको इम्पैक्ट आपको देखने को मिल भी रहा है कि इसका सब्सक्राइबर बेस कम होते जा रहे हैं, इसका एपीआरयू कम होते जा रहा है, जबकि लॉकडाउन में सारों का एपीआरयू बढ़ रहा है और इसका कम होते जा रहा है। तो एट प्रेजेंट भी समस्या बहुत है इसके अंदर चल रही है। यह किसी तरह सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यदि एजीआर का इशू भी अगर इसके फेवर में नहीं आया तो आप मल्टी बैगर तो छोड़िए, बहुत जल्द ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से जा भी सकती है। तो यदि दोनों का लास्ट में हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो यस बैंक जो है एक फार बेटर ऑप्शन है। आने वाले समय में आपको यह मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, इसकी भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखिए 400 450 के आसपास यह एक समय में बैंक था। इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हुई, लोन जैसे तैसे दिया जाने लगा। अब ये तो आप कह सकते हैं कि इस पे चल रही है, जांच चल रही है, उसका मुद्दा है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स थी, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, जिसके कारण कि यस बैंक का बुरा हाल हो गया। बैंक बहुत बढ़िया थी, कोई डाउट नहीं था इसमें, बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द बैंक्स थी यस बैंक। लेकिन समय खराब आया इसका, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी 12, 14, 15 रुपये पर यह स्टॉक चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो यस बैंक अभी बेस्ट है। ऑल ओवर पेनी स्टॉक में कहना चाहूँगा, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि 14-15 रुपये में बेस्ट पेनी स्टॉक है यस बैंक, आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसके साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना करें, साल 2 साल वेट करें तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।